नमस्कार साथियों, उत्कर्ष क्लासेज के बीपीएससी प्लेटफॉर्म में मैं पंकज एक बार फिर से आप सभी प्रतियोगी साथियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि प्रतिदिन एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे हम आपके समक्ष उपस्थित होते हैं चर्चा करने के लिए, जो आगामी बिहार की परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होते हैं। तो उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज के लिए हमने एक नया टॉपिक चुना है, जो गदर पार्टी और कोमागाटा मारू घटना से संबंधित है दोस्तों। ठीक है, तो यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, और यहाँ से अक्सर ही परीक्षा में जो है सवाल पूछे जाते हैं। गदर पार्टी से भी और कोमागाटा मारू घटना से भी अक्सर परीक्षाओं में सवाल पूछे जाते हैं। तो आज के इस सेशन में हम गदर पार्टी के बारे में बहुत ही विस्तार से जानेंगे, इस कोमागाटा मारू घटना के बारे में बहुत विस्तार से जानेंगे, और इसकी जितनी भी बारीकियां हैं उन सारी बातों को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो बात करते हैं गदर पार्टी की। ये गदर पार्टी जो है दोस्तों, इसका मूल नाम आपसे अक्सर परीक्षाओं में पूछा जा सकता है कि जो गदर पार्टी थी तो उसका मूल नाम क्या था जब उसकी स्थापना की गई थी। तो इसका मूल नाम जो है वो था प्रशांत तट हिंदुस्तान एसोसिएशन, हिंदी एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट। ठीक है, इस नाम को ध्यान रखेंगे, प्रशांत तट हिंदुस्तान एसोसिएशन, हिंदी एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट, या गदर पार्टी का मूल नाम था। अब बात करते हैं इसकी स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना दोस्तों 1913 में हुई थी। कब हुई थी? 1913 में जो है इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे, यहाँ से परीक्षा में सवाल पूछे जा सकते हैं। और कहाँ पे स्थापना हुई थी मित्रों? इसकी स्थापना यूएसए के, संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नामक स्थान पर हुई थी। कहाँ हुई थी? सैन फ्रांसिस्को नामक स्थान पे हुई थी। कहाँ पे? अमेरिका में। कब? 1913 में। तो यहाँ से सीधे सीधे सवाल आपको परीक्षाओं में देखने को मिल सकते हैं। और इस टॉपिक की दोस्तों एक और विशेषता है। विशेषता यह है कि इस टॉपिक से कठिन सवाल नहीं पूछे जा सकते हैं। ठीक है ना, तथ्यात्मक सवाल ही यहाँ से पूछे जाते हैं। तो इन सारे चीज़ों को आज के सेशन में हम चर्चा करने ही वाले हैं, तो उसको बड़े ही ध्यान से देखिए और समझने का प्रयास करिए। ठीक है, तो निश्चित रूप से आप यहाँ से एक आध सवाल झटक लेंगे, मतलब आप सही करने की स्थिति में होंगे प्रश्न को। ठीक है, तो इसका मूल नाम क्या हमने बताया? प्रशांत तट हिंदुस्तान एसोसिएशन। इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1913 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। और किस स्थान पर हुई थी? यूएसए में हुई थी दोस्तों, इसे ध्यान रखेंगे। यूएसए में सैन फ्रांसिस्को नामक स्थान है यूएसए में, वहीं पे गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। और इसके जो स्थापना करने वाले जो प्रमुख व्यक्ति थे वो कौन थे? एक थे लाला हरदयाल, इनका नाम बहुत फेमस है। ठीक है ना, लाला हरदयाल। और दूसरे थे सोहन सिंह भाखना। तो सोहन सिंह भाखना जो थे वो इसके अध्यक्ष थे दोस्तों। क्या थे? अध्यक्ष थे सोहन सिंह भाखना। और लाला हरदयाल जो थे दोस्तों, ये लाला हरदयाल इसके महामंत्री थे। तो आपसे कई बार परीक्षाओं में इस तरह से सवाल पूछे जा सकते हैं कि गदर पार्टी की जो स्थापना पहली बात तो किसने की? तो सोहन सिंह भाखना और लाला हरदयाल ने मिलकर की थी। सोहन सिंह भाखना जो थे वो गदर पार्टी के प्रथम अध्यक्ष थे, और लाला हरदयाल गदर पार्टी के प्रथम महामंत्री थे। इसे ध्यान रखेंगे, यहाँ से अक्सर परीक्षाओं में सवाल पूछा जाता है दोस्तों। एक प्रसिद्ध नारा जो है, एक कोटेशन है जो बहुत चर्चित रहा था तत्कालीन समय में, और इसे अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। जैसे एक नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो प्रसिद्ध नारा था वो क्या था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये किसका कथन है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस का। तो उसी तरह का जो है एक कोटेशन बहुत ही फेमस है, जिसे आपको जानना चाहिए। हो सकता है कि कमीशन कभी आपको पूछ ले। ठीक है, वो क्या है कि सेवा के लिए सिपाही चाहिए, सेवा के लिए सिपाही चाहिए, और इनाम में मौत और शहादत मिलेगी। इनाम में क्या मिलेगी? मौत और शहादत मिलेगी। यह जो नारा है, प्रसिद्ध नारा, यह इसी घटना से, गदर पार्टी से, उस समय जो गदरवादियों के द्वारा आंदोलन, क्रांतिकारी आंदोलन चलाया जा रहा था, क्रांतिकारी गतिविधियों को भिन्न भिन्न स्थानों पे, और भारत सहित चूंकि इनकी शाखा अन्य देशों में भी थी, जिसकी चर्चा अभी हम करने वाले हैं आगे, तो ये गदरवादियों का जो है प्रसिद्ध नारा था, कोटेशन था। क्या कोटेशन था? कि सेवा के लिए सिपाही चाहिए
और इनाम में जो है क्या मिलेगी, मौत और शहादत मिलेगी। इसे ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये एक यूनिक इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ साझा की है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसके मुख्यालय की। तो इसके मुख्यालय के, गदर पार्टी के मुख्यालय का नाम क्या था? गदर पार्टी के मुख्यालय का नाम था युगांतर आश्रम। क्या नाम था? युगांतर आश्रम। यह गदर पार्टी के मुख्यालय का नाम था दोस्तों। और ये मुख्यालय कहाँ पे था? सैन फ्रांसिस्को में। जैसा कि हमने अभी बात की है कि सैन फ्रांसिस्को में इसकी स्थापना हुई थी गदर पार्टी की। तो सैन फ्रांसिस्को में जो है युगांतर आश्रम नाम से जो है गदर पार्टी का क्या था? मुख्यालय था दोस्तों। ठीक है, गदर पार्टी की शाखाएं जो हैं वह दुनिया के अन्य देशों में भी विस्तृत थी, उसका विस्तार था। गदर पार्टी के लोग जो हैं वह दुनिया के अन्य देशों में भी थे, काम कर रहे थे भारत के आज़ादी के लिए अंग्रेजों के खिलाफ। ठीक है ना। अगर बात करें कि वो किन देशों में कहाँ कहाँ किस किस स्थान पर थे, तो जैसे फिलीपींस के मनीला में, चीन के शंघाई में, हांगकांग में और पनामा में। ये ऐसे प्रमुख नाम हैं शहरों के जहाँ पे गदरवादियों ने अपनी शाखाएं स्थापित कर रखी थी और ब्रिटिश शासन के विरुद्ध, अंग्रेजों के विरुद्ध जो है वो वहाँ से गतिविधियों को अंजाम देते थे दोस्तों। ठीक है ना, इसे ध्यान रखेंगे। उसके बाद हमने अभी बात की कि लाला हरदयाल इसके प्रथम महामंत्री थे, सोहन सिंह भाखना प्रथम अध्यक्ष थे। जब लाला हरदयाल अमेरिका छोड़ के चले गए तो उसके बाद गदर पार्टी की कमान किसने संभाली थी? उसके बाद गदर पार्टी की कमान जो है रामचंद्र भारद्वाज नाम के एक व्यक्ति ने संभाली थी। गदरवादी नेता थे रामचंद्र भारद्वाज। ठीक है, ये एक क्रांतिकारी व्यक्ति थे। ठीक है, और ये 1914 से 1917 तक, कब तक? 1914 से 1917 तक। चूंकि अभी हमने बात की कि 1913 में स्थापना ही हुई थी। कब हुई थी? 1913 में जो है सैन फ्रांसिस्को में स्थापना हुई थी। तो जब अमेरिका छोड़ के लाला हरदयाल चले गए तो उसके बाद रामचंद्र भारद्वाज ने जो है इसकी गदर पार्टी की जो है कमान संभाली और वे 1914 से 1917 तक जो है इस पार्टी के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने काम किया। और इसके द्वारा, गदर पार्टी के द्वारा जो पत्रिका प्रकाशित की जाती थी गदर नाम के, गदर पत्रिका, तो उसके ये संपादक भी रहे थे। ठीक है ना, इसे याद रखेंगे। अभी हम उनके बारे में भी डिटेल चर्चा करने वाले हैं। ये रामचंद्र भारद्वाज थे जिन्होंने लाला हरदयाल के बाद जो है गदर पार्टी की कमान संभाली थी। इसे, इस नाम को ध्यान रखेंगे दोस्तों, यहाँ से सवाल पूछे जा सकते हैं। इसके एक और प्रमुख नेता थे मौलवी बरकतुल्लाह। ठीक है, यह नाम बहुत ही फेमस है और क्यों फेमस है अभी पता चलेगा। ये जो थे मौलवी बरकतुल्लाह, इनका पूरा नाम क्या था? मौलाना बरकतुल्लाह भोपाली। अब नाम से ही लग रहा है कि भोपाल, जो भी मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है भोपाल, तो इस भोपाल से इनका संबंध था। कहाँ से? भोपाल से। भोपाल वर्तमान में कहाँ पे है? भोपाल नाम का स्थान मध्य प्रदेश राज्य में है। ठीक है ना। तो ये बरकतुल्लाह जो थे, मौलाना बरकतुल्लाह भोपाली, ये भारत के प्रथम निर्वासित सरकार के जो है प्रधानमंत्री रहे थे। निर्वासित, आप जानते हैं कि भारत की प्रथम निर्वासित सरकार की स्थापना कहाँ की गई थी? भारत के प्रथम निर्वासित सरकार की स्थापना जो है अफगानिस्तान में की गई थी। कहाँ की गई थी दोस्तों? अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में जो है, अफगानिस्तान के काबुल में भारत के प्रथम निर्वासित सरकार की स्थापना की गई थी, जिसका नेतृत्व कर रहे थे राजा महेंद्र प्रताप सिंह। तो राजा महेंद्र प्रताप सिंह, यहाँ से परीक्षा में कई बार सवाल पूछे जाते हैं। राजा महेंद्र प्रताप सिंह, इन्होंने महेंद्र प्रताप सिंह ने भारत के प्रथम निर्वासित सरकार, जिसकी स्थापना अफगानिस्तान के काबुल में हुई थी, का नेतृत्व किया था और ये राष्ट्रपति थे। और इसके प्रधानमंत्री कौन थे इस निर्वासित सरकार के? मौलाना बरकतुल्लाह भोपाली। तो बरकतुल्लाह नाम आपको परीक्षा हॉल में देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है कि इनके पूरे नाम को ना दिया जाए, तो कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों। ठीक है ना। तो ये बरकतुल्लाह जो थे, ये भी एक गदरवादी क्रांतिकारी भी थे।
ठीक है ना। ये भी गदर आंदोलन से जो है, गदर पार्टी से जो है जुड़े हुए थे। कौन? मौलाना बरकतुल्लाह भोपाली, इसे ध्यान रखेंगे दोस्तों। और जो निर्वासित सरकार का जो गठन हुआ था, एक बार उसके ईयर के बारे में भी जानना चाहिए, क्योंकि परीक्षा में अगर पूछ ले कि भारत की प्रथम निर्वासित सरकार की स्थापना कब हुई थी, तो 1 दिसंबर 1915 को। कब हुई थी? 1 दिसंबर 1915 को भारत की प्रथम निर्वासित सरकार की स्थापना हुई थी। कहाँ? अफगानिस्तान में। जिसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? राजा महेंद्र प्रताप सिंह, जो राष्ट्रपति थे भारत के प्रथम निर्वासित सरकार के, और मौलवी बरकतुल्लाह जो थे भोपाली जी, ये प्रधानमंत्री थे उस भारत के प्रथम निर्वासित सरकार की दोस्तों। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि जो नेचर था गदर पार्टी का, वो किस प्रकार का था। तो गदर पार्टी का जो ध्येय था वो मूल रूप से धर्मनिरपेक्षता की बात करता था। ऐसा नहीं है कि किसी धर्म विशेष के लोग ही उससे जुड़ते हों या उसके विचारों से जो है को मानने वाले हों, और वो किसी धर्म विशेष के आधार पर ही अपनी गतिविधियों को संचालित करे, ऐसा नहीं था दोस्तों। ठीक है, जो गदर पार्टी का जो प्रकृति था वो धर्मनिरपेक्ष था। ठीक है, और लोकतंत्र में वो विश्वास करते थे। तो उसकी प्रकृति जो गदर पार्टी की थी वो धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे, यहाँ से परीक्षा में सवाल पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं गदर पत्रिका की दोस्तों। बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, इसे मिस मत करिएगा। ठीक है ना, निश्चित रूप से यहाँ से परीक्षा में सवाल पूछे जाते रहे हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। गदर पत्रिका के बारे में सबसे पहले क्या पूछा जाएगा कि इसका जो शुरुआत हुआ वो कब हुआ। तो 1 नवंबर 1913 से जो है गदर पत्रिका की शुरुआत हुई। कब से? 1 नवंबर 1913। ठीक है, इसे याद रखेंगे। ठीक है, और जो पहली बार जो प्रकाशन इसका हुआ था पहले अंक का, तो वो अंक जो है उर्दू भाषा में प्रकाशित किया गया था। किस भाषा में प्रकाशित किया गया था? उर्दू भाषा में प्रकाशित किया गया था, इसे ध्यान रखेंगे। हालांकि अन्य भाषाओं में भी गदर पत्रिका जो है वो प्रकाशित होती थी। ठीक है ना, अन्य भाषाओं की अगर बात करें तो प्रमुख रूप से गुरुमुखी जो है यह लिपि स्क्रिप्ट कहाँ पे प्रचलित है? मुख्य रूप से पंजाब में। सिख समुदाय के लोग जो हैं इसका अधिक प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, तो गुरुमुखी में प्रकाशन होता था गदर पत्रिका का, अंग्रेजी में प्रकाशन होता था और हिंदी भाषा में भी प्रकाशन होता था दोस्तों। लेकिन कुछ स्रोतों में गुजराती भाषा का भी जिक्र है। तो इस प्रकार क्या हो गया कि जो पहला अंक था वो उर्दू में प्रकाशित होता था, उसके बाद गुरुमुखी और अंग्रेजी, हिंदी और गुजराती में भी जो है गदर पत्रिका प्रकाशित होने लगी। और उस पत्रिका का जो मुख्य पृष्ठ होता था दोस्तों, उस मुख्य पृष्ठ पे जो अंकित होता था उसका नाम क्या होता था? अंग्रेजी राज का दुश्मन। क्या होता था? अंग्रेजी राज का दुश्मन। ये भी सीधे सीधे परीक्षाओं में पूछा जा सकता था और पूछा जा सकता है। और उस अखबार में जो कॉलम होता था, ठीक है ना, जैसे अभी भी अखबार में क्या होता है कि कॉलम संपादकीय आदि के लिए जगह होता है, तो उसी प्रकार उस अखबार में गदर पत्रिका में जो है नियमित रूप से कॉलम प्रकाशित होता था। ठीक है ना, जिसका शीर्षक क्या होता था? अंग्रेजी राज का कच्चा चिट्ठा। क्या होता था? अंग्रेजी राज का कच्चा चिट्ठा। यह उस कॉलम का जो है शीर्षक होता था। ठीक है ना, और इसकी एक और खास बात थी क्या कि इसमें जो है दोस्तों ब्रिटिश शोषण के जो है 14 बिंदु गिनाए जाते थे इसके प्रत्येक अंक में। इसे ध्यान रखेंगे दोस्तों। ठीक है, इसके प्रत्येक अंक में जो है क्या होता था? जो स्तंभ लिखा जाता था उसमें 14 बिंदु गिनाए जाते थे ब्रिटिश शोषण के। ठीक है ना, यह नियमित रूप से यह कॉलम जो है इसके अंदर छपता था। कितने बिंदु? 14 बिंदु। क्या? ब्रिटिश शोषण से संबंधित, ब्रिटिश शोषण से संबंधित 14 बिंदु को इस कॉलम के माध्यम से उजागर किया जाता था दोस्तों।
एक और महत्वपूर्ण नाम है गदर दी गूंज। यह भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। यह पंजाबी भाषाओं में जो है, पंजाबी भाषा में लिखा गया, तैयार किया गया देशभक्ति कविताओं का संकलन था। क्या था? देशभक्ति कविताओं का संकलन था और इसकी भाषा पंजाबी थी। ठीक है ना? क्यों? इसका उद्देश्य क्या था कि जो पंजाबी सिख थे उनको गदर क्रांतिकारियों की तरफ जो है, गदरवादियों के साथ जोड़ने का प्रयास करना। यह इस गदर दी गूंज का, यह जो कविताओं का संकलन था गदर दी गूंज, इसका उद्देश्य था। ये किस भाषा में ये इसका संकलन किया गया था? पंजाबी भाषा में संकलन किया गया था। दोस्तों इसे ध्यान रखेंगे क्योंकि भाषा के संबंध में गदर पत्रिका के बारे में जो है अक्सर परीक्षाओं में सवाल पूछे जाते रहे हैं। ठीक है ना? तो इसलिए इसे ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं कोमागाटा मारू घटना की। ये बहुत महत्वपूर्ण घटना है भारतीय इतिहास की। दोस्तों यह कोमागाटा मारू घटना जो है ये कब हुआ था? ये 1914 में हुआ था। ठीक है? और जो प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था वो कब हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध भी जो है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो था वो कब स्टार्ट हुआ था? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी 1914 में ही प्रारंभ हुआ था दोस्तों। ठीक है ना? इसे ध्यान रखेंगे। तो ये उसी समय की घटना है। कोमागाटा मारू घटना जो है यह एक जहाज से संबंधित घटना है। ठीक है? एक हांगकांग में रहने वाले व्यक्ति थे बाबा गुरुदत्त सिंह। क्या नाम था? बाबा गुरुदत्त सिंह। इन्होंने, चूंकि ये व्यवसायी थे और कहाँ रहते थे? हांगकांग में रहते थे, तो इन्होंने एक जापानी समुद्री जहाज को क्या किया? किराए पे लिया। किसने लिया? बाबा गुरुदत्त सिंह ने। इस नाम को ध्यान रखेंगे। बाबा गुरुदत्त सिंह ने एक जापानी समुद्री जहाज को किराए पे लिया। उद्देश्य क्या था कि भारतीयों को जो है कनाडा पहुंचाना, वैंकूवर पहुंचाना। ठीक है ना? ये उद्देश्य था बाबा गुरुदत्त सिंह का। और उस जहाज में कितने लोग सवार हुए कनाडा जाने के लिए? तो कुल 376 लोग जो है उसमें सवार हुए थे कनाडा जाने के लिए दोस्तों। लेकिन वर्ष 1908 में कनाडा की सरकार ने क्या किया था? कब? 1908 में एक नियम बना दिया था कनाडा में कि कोई भी भारतीय जहाज कनाडा तभी लैंड कर पहुंच सकता है, कनाडा के तट पे, वैंकूवर तट पे रुक सकता है, वहां से लोग कनाडा के अंदर प्रवेश कर सकते हैं, यदि वो जहाज डायरेक्ट भारत से चल के और कनाडा के तट पे, वैंकूवर तट पे आके रुकता है। मतलब एक सतत यात्रा की बात है कि आप कंटिन्यू भारत से आप शुरू हुए, आपकी यात्रा शुरू हुई और आप वैंकूवर आकर के सीधे जहाज से उतरे। ऐसी यात्रा करने वाली जहाज जो है, इस प्रकार से जो जहाज भारत से चल के कनाडा आना चाहेगी उसको हम स्वीकार करेंगे। अगर कोई जहाज बीच में रुकते हुए अगर आएगी तो उसको हम स्वीकार नहीं करेंगे। तो दोस्तों आप जानते हैं कि तत्कालीन समय में भले ही कितना पावरफुल जहाज क्यों ना रहा हो, उस पर 376 के करीब लोग सवार थे, तो कितना भी पावरफुल जहाज रहेगा तो उसको फ्यूल तो लेना पड़ेगा ना, ईंधन के लिए उसको रुकना पड़ेगा। चूँकि 376 लोग थे और ये हम बात कर रहे हैं 1914 ईस्वी की, तो उतने लोगों के खाना पानी की भी व्यवस्था करनी पड़ेगी। और जानते हैं आप कि जहाज से कनाडा पहुंचने में लगभग 2 महीने से अधिक का समय लगता था। कितने का? लगभग 2 महीने से अधिक का समय लगता था वहाँ पहुँचने में, कनाडा पहुँचने में, जो भारत से चलता था। तो ठीक है, तो अब ये कैसे पॉसिबल था कि कोई जहाज भारत से चले और सीधे वैंकूवर में जाके रुके कनाडा सीधे पहुँच जाए? संभव नहीं था ना। तो कहने का मतलब क्या, जो कनाडाई सरकार थी उसकी मंशा थी जो पलायन करके लोग आ रहे हैं भारत से उसको रोकना। ठीक है ना? पलायन को रोकना जो है इस 1908 के कंटिन्यू यात्रा वाले, सतत यात्रा वाले प्रोविजन का जो है वो उद्देश्य था, मुख्य उद्देश्य था। ठीक है ना? पलायन को रोकना। इसे ध्यान रखेंगे, इसके थीम को समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन चूंकि यह जहाज तो रुकते हुए आई थी, कंटिन्यू तो आई नहीं थी, तो इसलिए क्या किया कनाडा के सरकार ने? इन यात्रियों को जहाज से उतरने से मना कर दिया। क्या कर दिया?
जहाज से उतरने से, वैंकूवर में तट पर उतरने से और कनाडा के अंदर जाने प्रवेश लेने से जो है मना कर दिया। हालांकि लगभग 2 महीने के बाद जो है 23 मई 1914 को यह वैंकूवर पहुंचा था और फिर 23 जुलाई 1914 तक को जो है वेट कराया गया। लगभग 2 महीने ये लोग वेट किए और उसके बाद जो है 376 में से सिर्फ 20 आदमी को जो है प्रवेश की एंट्री मिली। कितने आदमी को? सिर्फ 20 आदमी को प्रवेश की एंट्री मिली और बाकी लोगों को जो है वापस कर दिया गया। ठीक है ना। तो इस घटना को लेकर के एक तटीय समिति, एक शोर कमेटी का जो है गठन भी किया गया, जो वैंकूवर में जो 2 महीने तक जो जहाज तट पे रुका रहा, तो यात्रियों के हक के लड़ाई के लिए जो है उन्होंने संघर्ष किया, यात्रियों के खाना पानी भोजन की व्यवस्था की। ठीक है ना। उनमें अगर नाम की बात करें, जो कुछ प्रमुख नाम थे, तो वो थे हुसैन रहीम, सोहन लाल पाठक, बलवंत सिंह आदि व्यक्ति। ये महत्वपूर्ण नाम है जो तटीय समिति के सदस्य थे, जो शोर कमेटी का गठन किया गया था उसके सदस्य दोस्तों। ठीक है। उसके बाद जो वकील थे, जिन्होंने कनाडा में कानूनी लड़ाई लड़ने में इन यात्रियों की सहायता की थी, उनका प्रमुख अगर लोगों की अगर बात करें, प्रमुख वकील की बात करें, तो एक थे एडवर्ड बर्ड। एडवर्ड बर्ड नाम के व्यक्ति जो पेशे से एक वकील थे, जो वैंकूवर में यात्रियों की इन्होंने सहायता की थी। ठीक है। अब चूंकि वहाँ से 20 लोगों को अंदर जाने दिया गया, कनाडा में प्रवेश दिया गया और बाकी लोगों को क्या किया गया? वापस भारत की तरफ भेज दिया गया दोस्तों। ठीक है। तो फिर ये जो जहाज था ये वापस कलकत्ता के बजबज घाट पे, कलकत्ता के बजबज घाट, यह कलकत्ता में, ठीक है दोस्तों। तो कलकत्ता के बजबज घाट पे यह जो है जहाज पहुंचा। ठीक है। तो लेकिन जब जहाज बजबज घाट पे पहुंचा और यात्री वहां से, चूंकि ऐसे ही बेचारे 2 महीना से अधिक जाने में लगा था, फिर 2 महीना वहां इंतजार करने में लगा, फिर 2 महीना उनको पहुंचने में लगा, तो लगभग वो सितंबर में जो है, सितंबर महीने में जो है बजबज बंदरगाह पे जो है पहुंचे थे। वो जहाज पहुंचा था, कामागाटू मारू वाला जो जहाज था, जापानी जहाज वो। ठीक है। अब वहाँ पे क्या हुआ कि जो अंग्रेज पुलिस अधिकारी थे, उनको लगा कि शायद इस जहाज से क्रांतिकारी उतर के आ रहे हैं, जबकि घटना क्या थी कि भारत से लोग पलायन करके जा रहे थे कनाडा, वही कनाडा में प्रवेश न मिलने के कारण वापस आए थे। लेकिन अंग्रेजों को भ्रम हुआ कि ये सभी जो है इस जहाज में क्रांतिकारी हैं या क्रांतिकारी हो सकते हैं, जो हमारे लिए ब्रिटिश प्रशासन शासन के लिए जो है उचित नहीं होगा इनको अंदर लाना। तो उन लोगों के साथ क्या हुआ? अंग्रेजों का जो है मुठभेड़ हो गया। ठीक है ना। तो उसमें 20 से अधिक लोगों की जो है दोस्तों जान चली गई 1914 में ही, 27 सितंबर 1914 को दोस्तों। ठीक है ना। तो इसलिए ये घटना इतना महत्वपूर्ण है और इसलिए यह परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। ठीक है ना। तो इसे ध्यान रखेंगे। ओके। अब बात करते हैं कि इस घटना के बाद अभी वर्ष 2014 में भारत सरकार के द्वारा स्मारक सिक्के जारी किए गए, 5 रुपए के और 100 रुपए के। ठीक है। 5 रुपए और 100 रुपए के जो हैं स्मारक सिक्के जारी किए गए। कब? 2014 में। ठीक है। तो परीक्षा में ये पूछे जा सकते हैं, इसे ध्यान रखेंगे दोस्तों। ठीक है। इतना ही नहीं, जब कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो 2016 में आए थे, तो उन्होंने भी संसद में इस निंदनीय घटना की जो है निंदा की थी और उन्होंने आधिकारिक रूप से जो है माफ़ी भी मांगी थी भारतीयों से संसद के अंदर। ठीक है ना। तो इसलिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है दोस्तों, इसे ध्यान रखेंगे, यहाँ से परीक्षा में सवाल पूछे जाने की संभावना होती है। ठीक है। अब बात करते हैं कि जो गदरवादी थे, तो वो गदरवादी संगठित हो रहे थे। ठीक है। क्यों? क्योंकि उनका उद्देश्य था कि एक सशस्त्र विद्रोह करेंगे पूरे भारतवर्ष में व्यापक रूप से। ठीक है ना। कब? उसकी तिथि निर्धारित की थी 21 फरवरी 1915 को। 21 फरवरी 1915 को जो है एक भारत व्यापी सशस्त्र विद्रोह का जो है, संघर्ष का जो है प्लान बनाया गया था गदरवादियों के द्वारा, लेकिन मुखबिरी कर दिया जो अंग्रेज प्रशासन के लोग थे उसने। ठीक है ना। एक कृपाल सिंह नाम के व्यक्ति ने जो है मुखबिरी कर दी और अंग्रेजों तक जो है इस सूचना, इस योजना की जो है पहुंचा दी।
उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद अंग्रेजी दमन चक्र प्रारंभ हुआ। कृपाल सिंह नामक मुखबिर जो था, इसने ही सूचना दी थी अंग्रेजों को कि ये 21 फरवरी 1915 को जो है भारत व्यापी सशस्त्र सैन्य विद्रोह का आह्वान किया जा रहा है। तब अंग्रेज चौकन्ना हो गए, जगह जगह उन्होंने छापेमारी करना स्टार्ट कर दिया, प्रारंभ कर दिया। इसी क्रम में जो है मेरठ छावनी में एक क्रांतिकारी थे विष्णु गणेश पिंगले, इनको 18 बमों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया और इनके ऊपर आरोप लगाया गया कि ये जो अंग्रेजी पुलिस में जो है, ब्रिटिश पुलिस में जो है, पुलिस बल में जो भारतीय सैनिक हैं, ठीक है, उनको ये विद्रोह करने के लिए उकसाने का प्रयास कर रहे थे। ये आरोप लगाया विष्णु गणेश पिंगले पे और फिर बाद में जो है इसको फांसी पे लटका दिया गया, ठीक है। और लाहौर षड्यंत्र केस का संबंध इससे भी है। करतार सिंह सरावा नाम के व्यक्ति थे, वो भी क्रांतिकारी थे, तो उनको भी जो है फांसी दे दी गई थी। कब? मात्र 19 वर्ष की आयु में। और ये करतार सिंह सरावा जो थे दोस्तों, ये भगत सिंह के आदर्श भी थे। भगत सिंह को कब फांसी मिली थी? 23 वर्ष की आयु में भगत सिंह को फांसी दे दी गई थी। तो भगत सिंह हमेशा अपने आदर्श की फोटो जो है अपने पॉकेट में लेकर के घूमते थे। किनकी? करतार सिंह सरावा की। करतार सिंह सरावा की फोटो लेकर के भगत सिंह हमेशा अपने साथ ही रखते थे। इनकी फोटो अपने पॉकेट में रखते थे, इन्हें अपना आदर्श मानते थे। अब जैसा कि देख रहे हैं कि करतार सिंह सरावा को भी जो है मात्र 19 वर्ष की आयु में जो है फांसी पे लटका दिया गया। पिंगले जी को भी फांसी पे लटका दिया गया, ठीक है ना। तो भगत सिंह जो थे वो करतार सिंह सरावा को अपना गुरु मानते थे, ठीक है ना दोस्तों, इसे ध्यान रखेंगे। यहाँ से परीक्षा में सवाल कई बार पूछा जा सकता है। अब एक प्लान की बात करते हैं, जिमरमैन प्लान। जिमरमैन प्लान एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको जानना। यह क्या था? जिमरमैन प्लान क्या था दोस्तों? जिमरमैन प्लान जो था यह भारतीयों के द्वारा और जर्मनी के लोगों के द्वारा एक संगठित जो है षड्यंत्र रचा गया था, ठीक है। कब? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। मैंने अभी कहा है कि 1914 में प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया था। तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान गदरवादियों के द्वारा जर्मनी के साथ मिलकर जो है हिंदू जर्मन षड्यंत्र जो है रचा गया था। और इसका उद्देश्य क्या था कि हथियार प्राप्त करके बंगाल और पंजाब में उसकी सप्लाई करना, ताकि अंग्रेजी सत्ता को जो है चुनौती दिया जा सके, ठीक है ना। तो इसी योजना को हम जिमरमैन योजना के नाम से, जिमरमैन प्लान के नाम से जानते हैं। इसे ध्यान रखेंगे दोस्तों। अब एक बार रिवीजन कर लेते हैं जो कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिसे परीक्षा में अक्सर पूछ लिया जाता है। शोर कमेटी की हम बात कर रहे थे, तो ये शोर कमेटी जो गठित की गई थी वो क्यों गठित की गई थी? तो वैंकूवर में जो कोमागाटा मारू यात्रियों की मदद करने वाली यह समिति थी, जो जहाज से लोगों को नहीं उतरने दिया गया था कनाडा के अंदर, तो उन्हीं की सहायता करने के लिए इसकी जो है इस कमेटी का गठन किया गया था, शोर कमेटी का। इसे तटीय समिति के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, इसे ध्यान रखेंगे। गदर दी गूंज हमने बात अभी करी है कि यह गदर क्रांतिकारियों के कविताओं का संग्रह था, ठीक है ना। और ये पंजाबी भाषा में जो है संकलित किया गया था। किस भाषा में? पंजाबी भाषा में संकलित किया गया था। इसे याद रखेंगे, गदर दी गूंज, ठीक है। अब बात करते हैं कृपाल सिंह की। तो कृपाल सिंह ने ही मुखबिरी की थी, ठीक है ना। इन्हीं की मुखबिरी के वजह से जो है जो सशस्त्र विद्रोह का जो योजना बनाया गया था गदरवादियों के द्वारा, उसको अंग्रेजी सरकार ने कुचल दिया, ठीक है ना। और 2014 में कोमागाटू मारू की याद में जो है भारत सरकार के द्वारा 5 रुपये और 100 रुपये के स्मारक सिक्के जारी किए गए थे, ठीक है। 5 रुपये और 100 रुपये के स्मारक सिक्के जारी किए गए थे। और जो नारा अभी हमने शुरू में चर्चा किया था कि सेवा के लिए सिपाही चाहिए, इनाम में मौत और शहादत मिलेगी, ये प्रसिद्ध नारा जो है गदर पार्टी और गदरवादियों से संबंधित है। हो सकता है कि परीक्षा में आपको पूछ लिया जाए, तो इसको बड़े ही ध्यान से आप देखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आज के इस सेशन में इस टॉपिक से पूछे जाने वाले सभी महत्वपूर्ण तथ्यों की हमने चर्चा की है। हर बात को हमने बारीकी से समझने का प्रयास किया है। निश्चित रूप से परीक्षा हॉल में अगर सवाल पूछे जाएंगे दोस्तों, तो ये मैं आश्वासन दे सकता हूं कि वो आज के सेशन से वो सवाल बाहर नहीं होंगे। और अगर आज के सेशन से बाहर नहीं होंगे तो आप निश्चित रूप से उन सभी सवालों को गर्दा करके आएंगे। इन्हीं शुभेच्छाओं के साथ, इन्हीं अपेक्षाओं के साथ फिर मिलते हैं एक नए महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। जय हिंद।